हेलो एंड वेलकम टू कंप्यूटरोलॉजी आईएएस एकेडमी। आज हम लोग इस वीडियो में प्रीलिम से संबंधित सिविल सर्विस प्रीलिम से संबंधित जिसमें यूपीएससी, जेपीएससी, बीपीएससी का प्रीलिम से संबंधित क्वेश्चन यहाँ पर है। और ये क्या होगा कि इसमें लगभग बहुत ढेर सारे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं जो हिस्ट्री यानी कि एंशिएंट से संबंधित होगा। और यह बहुत ही अच्छे क्वेश्चनों का यहाँ पर सेट दिया जा रहा है जो कि हम देखते हैं तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। सबसे पहले देखिए तो पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण किस विभाग या मंत्रालय का संलग्न कार्यालय है। तो यहाँ पहला दे रहा है संस्कृति, फिर है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, फिर है पर्यटन विभाग और डी में है मानव संसाधन विकास संस्कृति मंत्रालय। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन, यानी कि संस्कृति विभाग या मंत्रालय का संलग्न कार्यालय है। इस तरह से ए ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, सेकंड में है सबसे पहले इसमें देखें तो बोधिसत्व पदपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रित चित्रकारी कहाँ है। किसका? बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध कहाँ पर है? पहला दिया है एलोरा, दूसरा में है अजंता में, तीसरा है एलिफेंटा में और डी में है बाग में। तो इस तरह से देखें तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा गया है? पुरातत्व का जनक किसे कहा गया है हमारा क्वेश्चन है। और पहला है जॉन मार्शल, फिर बी में है लॉर्ड कैनिंग, सी में है अलेक्जेंडर कनिंघम और या डी में है दयाराम साहनी। तो भारतीय पुरातत्व का जनक या कौन होंगे? तो सी ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन होगा। अलेक्जेंडर कनिंघम ही भारतीय पुरातत्व के जनक थे। तो हमारा सी ऑप्शन राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, वेदों में सर्वाधिक प्राचीन वैदिक ग्रंथ है। वेदों में सर्वाधिक प्राचीन वैदिक ग्रंथ, तो इसमें देखें तो पहला ऑप्शन दिया है ऋग्वेद, दूसरा है सामवेद, फिर सी में है यजुर्वेद, डी में है अथर्ववेद और ए ऑप्शन क्या होगा? ए ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। 4 वेद हमारे हैं और यह चारों वेद में ऋग्वेद सबसे प्राचीन है और इसलिए इस वेद को जिस समय रचना किया गया था तो इसका एक अलग ही काल का नाम आता है और वह काल क्या होता है? ऋग्वैदिक काल कहलाता है। और बाकी जो है यह हमारे चार के अलावा यानी कि एक के अलावा 3 वेद वह हो जाता है किसमें? उत्तर वैदिक काल में उसकी रचना की गई है। यानी कि इन सब वेदों की रचना उत्तर वैदिक काल में किया गया है और सिर्फ इसकी रचना ऋग्वैदिक काल में किया गया है, इसलिए इस वेद को हम ऋग्वेद कहते हैं। नेक्स्ट 5 क्वेश्चन, पुरुष सूक्त जिसमें वर्ण व्यवस्था के संदर्भ में जानकारी मिलती है, पुरुष सूक्त जिसमें वर्ण व्यवस्था के संदर्भ में जानकारी मिलती है किस वेद में अंतर्निहित है? पुरुष सूक्त की चर्चा, इस पुरुष सूक्त की चर्चा अगर हम देखें तो यह हमारे ऋग्वेद का पहला हमारा ऑप्शन राइट होगा। ऋग्वेद के 10वें मंडल, ऋग्वेद के कितने मंडल है? टोटल 10 मंडल है और उस 10वें मंडल में इस पुरुष सूक्त की चर्चा है। और इस पुरुष सूक्त में चर्चा है तो इसमें क्या चर्चा किया गया है? इसके अनुसार यानी कि वर्ण व्यवस्था को स्थापित किया गया है। यहाँ पर ब्रह्मा के शरीर से उत्पन्न यानी कि ब्रह्मा के अलग अलग शरीर से उत्पन्न यहाँ पर देखें तो यानी कि 4 तरह की वर्ण व्यवस्था यहाँ पर स्थापित किया गया है और यह पुरुष सूक्त में ही वर्णन किया गया है और यह किस में है? ए में है यानी कि ऋग्वेद में। नेक्स्ट 6 क्वेश्चन, सत्यकाम जवाला की कथा किस वैदिक ग्रंथ में वर्णित है? यह एक कथा है और हमारा ऑप्शन है पहला छांदोग्य उपनिषद, बी में है मुंडको उपनिषद, सी में है बृहदारण्यक उपनिषद और ई में है इनमें से कोई नहीं। तो सत्यकाम उबाला नामक जो कथा है यह छांदोग्य उपनिषद में वर्णन है और इसी में इसका यानी कि वैदिक ग्रंथ में वर्णित हमारा छांदोग्य उपनिषद होता है, इसी में वर्णन है। नेक्स्ट 7 क्वेश्चन में है कि दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने किया था?
और यह टाइम पीरियड देखें तो कब है, दूसरी शताब्दी में है। सुदर्शन झील से संबंधित ढेर सारे हमारे शासकों का नाम आता है, तो उनमें जो यहाँ पर दिया गया है और यह दूसरी शताब्दी के बारे में है, तो दूसरी शताब्दी टाइम पीरियड दिया है, तो इसका अनुसार हमारा क्या आंसर होगा, यानी कि रुद्रदामन पहला ऑप्शन, बी ऑप्शन दिया है समुद्रगुप्त होगा, सी में स्कंदगुप्त है, डी में इनमें से कोई नहीं, ई ऑप्शन क्या होगा, राइट ऑप्शन होगा ए रुद्रदामन। दूसरी शताब्दी के आसपास संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील के मरम्मत के बारे में इनकी चर्चा आती है। नेक्स्ट 8 क्वेश्चन, किस प्राचीन भारतीय लिपि में दाएं से बाएं लिखा जाता है? किस प्राचीन भारतीय लिपि में दाएं से बाएं, मतलब यहाँ ऑप्शन है ए खरोष्टी, बी में है ब्राह्मी, सी में है अरमाइक और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो खरोष्टी लिपि, खरोष्टी लिपि अशोक के शिलालेखों में 4 प्रकार की लिपियों का प्रयोग किया गया है और उसमें खरोष्टी लिपि जो है यह क्या है, यानी कि इस लिपि की विशेषता ये होती है कि यह दाएं से बाएं लिखा गया है। आज हम लोग देवनागरी लिपि को क्या करते हैं, राइट यानी कि लेफ्ट से राइट की तरफ लिखते हैं, यानी कि बाएं से दाएं की तरफ लिखते हैं, लेकिन इस खरोष्टी लिपि में कैसे इसकी लिपि होती है, तो यह दाएं से बाएं, मतलब हम दाएं की तरफ से यहाँ बाएं की तरफ लिखते हैं और इस तरह से यहाँ पर इस लिपि की विशेषता है, यानी कि ए ऑप्शन राइट ऑप्शन। नेक्स्ट 9 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन में है कि अशोक के अभिलेखों को पढ़ने वाला, अशोक के अभिलेखों को पढ़ने वाला पहला पुरातात्विद था। बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पहला दे रहा है यहाँ पर ऑप्शन टीलो पेंथर, बी में है जेम्स प्रिंसेप, सी में है रॉबर्ट ब्रूस फुट और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो बी ऑप्शन क्या होगा, राइट ऑप्शन होगा बी, यानी कि जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेखों को पढ़ने का काम किया था और यह क्वेश्चन बार बार आया हुआ है। कभी कभी क्वेश्चन ये आता है कि जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेखों को किस सन में पढ़ा, यानी कि किस ईयर में उसको पढ़ा, तो ये हो जाएगा हमारा 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेखों को पढ़ने का काम किया था, यानी कि बी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट 3 क्वेश्चन, उपनिषद किस क्षेत्र से संबंधित रचनाएं हैं? उपनिषद ब्राह्मण ग्रंथों में देखें तो 4 वेद है, फिर ब्राह्मण ग्रंथ है, फिर उसमें देखें तो उपनिषद है, फिर अरण्यक है, ढेर सारी वहाँ पर रचनाएं इनकी की जाती है। तो इसमें उपनिषद से संबंधित हमारा यहाँ पर चर्चा करना है और यह किससे संबंधित रचनाएं हैं। यहाँ पर ऑप्शन दिया है ए में दर्शन से संबंधित, बी में दिया है दिव्य ज्ञान से संबंधित है उपनिषद और सी में दिया है विज्ञान से संबंधित और डी में दिया है साहित्य से संबंधित। तो उपनिषद अगर है तो यह हमारा किससे होगा, ए ऑप्शन, यानी कि दर्शन से संबंधित है। इसमें ढेर सारे दर्शन दिए गए हैं उपनिषद में और उन्हीं दर्शनों से संबंधित हमारा उपनिषद होता है। नेक्स्ट 11 क्वेश्चन, 11 क्वेश्चन में है कि नचिकेता तथा यम के बीच, नचिकेता तथा यम के बीच प्रसिद्ध संवाद की चर्चा किस उपनिषद में मिलती है? हमारा पहला ऑप्शन है यहाँ पर जबालो उपनिषद, बी में है मुंडको उपनिषद, सी में है बृहदारण्यक उपनिषद और डी में है कठो उपनिषद। तो नचिकेता तथा यम के बीच प्रसिद्ध संवाद जो है यह किसमें है, यानी कि डी ऑप्शन होगा, कठो उपनिषद में इसकी चर्चा की गई है। नेक्स्ट 12 क्वेश्चन, मनु स्मृति से संबंधित है ये क्वेश्चन। मनु स्मृति रचना का संबंध किस क्षेत्र से है? मनु स्मृति के बारे में तो पहला दे रहा है विधि से संबंधित है, बी में दे रहा है आर्थिक है और सी में दे रहा है प्रशासन से संबंधित, डी में है व्याकरण से संबंधित। तो अगर मनु स्मृति के बारे में देखें तो यह हमारे समाज के लिए बहुत ही एक अच्छा दर्शन दिया गया था और ख़ास करके देखें तो इसमें महिला वर्ग के लिए और सबसे निम्न वर्ग वर्ण जो था हमारा शूद्र वर्ण, उस पर देखें तो यह थोड़ा सा मतलब कि काफ़ी कठोरात्मक रूप से यहाँ पर पेश आ रहा है मनु स्मृति। और यह किससे संबंधित है? तो विधि विधान से संबंधित था, नियम कानून से संबंधित था, यानी कि विधि से संबंधित था। ए ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट 13 क्वेश्चन, कल्हण द्वारा रचित, कल्हण द्वारा क्या रचित किया गया है? राजतरंगिणी का संबंध किस क्षेत्र के इतिहास से है? कल्हण ने राजतरंगिणी में कहाँ का इतिहास का वर्णन किया है? पहला है कि मालवा के इतिहास का, बी में है चोलों के इतिहास से और सी में है कश्मीर के इतिहास से और डी में है दक्षिण भारत के इतिहास से। तो कल्हण की राजतरंगिणी कश्मीर के इतिहास से यह फेमस है, यानी कि प्रसिद्ध है और यह कश्मीर के इतिहास, यानी कि सी ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट 14 क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में है सर्ग, फिर है प्रतिसर्ग, फिर वंश,
फिर मनवंतर, फिर है वंशानुचरित इत्यादि का संबंध किस ग्रंथ से है? तो ए ऑप्शन में है उपनिषद, बी में है वेद, सी में है आरण्यक और डी में है ब्राह्मण ग्रंथ। तो ये सब जो है, ये शब्द जो दिए गए हैं और इसका संबंध हमारा पहला ऑप्शन ए हो जाएगा। ए ऑप्शन यानी कि उपनिषद से ही संबंधित है। नेक्स्ट 15 क्वेश्चन। प्राचीन काल में निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग किया गया है? इंडिया शब्द का प्रयोग करने वाला वह कौन सा व्यक्ति था, या वह कौन सा ऐसे ऑप्शन में देखें तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या होगा जिसने इंडिया शब्द का प्रयोग किया? तो इसमें देखें तो हमारा पहला है मध्यकालीन लेखकों के द्वारा, बी में है चीनियों के द्वारा यानी कि चीनी यात्रियों के द्वारा या चीनी शासकों के द्वारा, या सी में दिया है यूनानियों के द्वारा और डी में दिया है ईरानियों के द्वारा। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि यूनानियों के द्वारा ही इंडिया शब्द का प्रयोग किया गया था सर्वप्रथम, और सी ऑप्शन राइट ऑप्शन। नेक्स्ट 16 क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है उत्खनन से प्राप्त भौतिक अवशेषों के विश्लेषण के माध्यम से पुरानी संस्कृतियों का अध्ययन आर्कियोलॉजी कहलाता है। पहला क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा, आर्कियोलॉजी कहलाता है। उत्खनन से प्राप्त जितने भी भौतिक अवशेष होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? यानी कि आर्कियोलॉजी उसको कहते हैं, यानी कि उसके अध्ययन को आर्कियोलॉजी कहते हैं। पहला राइट है। दूसरा है पुरालेख शास्त्र में अभिलेखों का अध्ययन किया जाता है। ये भी क्या होगा? दूसरा भी राइट होगा। पहला दूसरा दोनों राइट है तो ऑप्शन हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट 17 क्वेश्चन। मध्य एशिया के बोगजकोई नामक स्थल से 1400 ईसा पूर्व यानी कि 1400 BC से प्राप्त अभिलेख पर किसके नाम का उल्लेख किया गया है? यह मध्य एशिया मतलब कि ईरान है यहाँ पर, और यह बोगजकोई एक अभिलेख मिला है। और बोगजकोई अभिलेख इसलिए कहा जाता है क्योंकि ईरान के बोगजकोई नामक स्थान पर यह अभिलेख मिला है, और यह कब का है? 1400 BC का है। और इस पर देखें तो इस पर किस नाम का उल्लेख मिलता है? पहला दिया है इंद्र का, बी में दिया है वरुण का, और 3 में दिया है नासत्य का, और 4 में दिया है मित्र का। ये चारों नाम जो है यह सब किससे संबंधित हैं? यानी कि बोगजकोई अभिलेख से संबंधित है, और उस अभिलेख में चारों का नाम दिया गया था, जिससे पता चलता है यह चारों नाम जो है यह वैदिक पीरियड में, खास करके देखें तो ऋग्वैदिक पीरियड में देवताओं के यहाँ नाम दिए गए हैं। इस तरह के इंद्र, वरुण, नासत्य, मित्र। इसका मतलब है कि आर्य जब हमारे भारत में प्रवेश करते हैं तो वह ईरान से होते हुए यहाँ पर आते हैं, और जब ईरान से होते हुए यहाँ आते हैं तो ईरान को भी प्रभावित करते हैं अपने संस्कृति से, और वहाँ के अभिलेखों में भी, वहाँ के बोगजकोई अभिलेखों में भी इनकी चर्चा है, और हमारे भारत में भी चर्चा है। इससे यह साबित होता है कि आर्यन जो है यह कहाँ से आए थे? यानी कि ईरान के रास्ते से होते हुए हमारे भारत में प्रवेश करते हैं। नेक्स्ट इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 यानी कि डी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट 18 क्वेश्चन। 18 क्वेश्चन में है कि जेम्स प्रिंसेप को सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सफलता कब मिली थी? इसके पहले था कि अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप। और उसी के साथ बताया गया था कि कब पढ़ा था? 1837 ईस्वी में पढ़ा था। इसने 1837 ईस्वी में सबसे पहली बार अशोक के अभिलेख को पढ़ा था। और यह हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन पहला ऑप्शन, और यही हमारा राइट हो जाएगा। यानी कि जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेखों को 1837 ईस्वी में पढ़ा था। नेक्स्ट 19 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख संस्कृत में लिखा प्रथम अभिलेख है? संस्कृत में लिखा हुआ प्रथम अभिलेख है। अगर हम देखें तो वैदिक पीरियड में संस्कृत प्रचलित था। अगर वैदिक पीरियड के बाद हम आगे बढ़ते हैं तो गुप्त पीरियड में जब आते हैं तो उस समय भी क्या संस्कृत का यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मतलब कि यहाँ पर प्रयोग होने लगता है। तो इस तरह से देखिए तो पहला हमारा कह रहा है कि ऐहोल अभिलेख, दूसरा है मंदसौर अभिलेख, सी में है जूनागढ़ अभिलेख, और डी में है भीतरी स्तंभलेख। तो संस्कृत में लिखा प्रथम अभिलेख हमारा क्या हो जाएगा? जूनागढ़ अभिलेख होगा, यानी कि सी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट 20 क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा यह से कथन सही है? पहला है यजुर्वेद गद्य एवं पद दोनों में लिखा गया है। 4 वेदों में यजुर्वेद ऐसा वेद है हमारे प्राचीन भारत का जिसमें
देखो तो यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। बाकी इस तरह की विशेषता बाकी सब वेदों में नहीं है। और ए हमारा है पहला ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। और यहाँ पर कह रहा है कि देखिए तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो पहला भी राइट है। बी ऑप्शन में देखिए तो सामवेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। भारतीय संगीत का जनक सामवेद को, सारे गामा पदा ये सब जो है, ये जो संस्कृत की जो लय होती है, ये संगीत की जो एक स्वर जो होता है, यह हमारा जनक किससे माना गया है, भारतीय संगीत का जनक यानी कि सामवेद को ही माना गया है। बी ऑप्शन भी राइट है। सी में देखते हैं तो राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते अथर्ववेद के मुंडकोपनिषद से लिया गया है, तो यह भी क्या होगा, बिल्कुल राइट होगा। अथर्ववेद के मुंडकोपनिषद में सत्यमेव जयते, अंत में सत्य की ही विजय होती है, यह इसमें वर्णित है। और यह पहला दूसरा तीसरा यानी कि सी भी क्या होगा, राइट होगा। और इस तरह से देखें तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, क्योंकि इस डी ऑप्शन में है उपरोक्त सभी यानी कि ऊपर के सभी फैक्ट क्या होंगे, राइट होंगे। डी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट 21 क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा या से युग में सही सुमेलित है। पहला है कि सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा हिंद यवन ने चलाया था। इसके साथ यहाँ सुमेलित करना है, क्या सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा हमारे भारत में हिंद यवन ने चलाया था, बिल्कुल राइट है। स्वर्ण मुद्रा को जारी करने वाला पहला यहाँ पर देखिए तो शासक हिंद यवन ही होते हैं, एंडो ग्रीक भी जिसको कहते हैं। दूसरा है कि सर्वाधिक स्वर्ण मुद्रा, सर्वाधिक सबसे ज्यादा मात्रा में देखे तो स्वर्ण मुद्रा किसने प्रचलित किया था, किसने चलाया था, यहाँ पर बगल में दिया है यानी कि मिलान में गुप्त शासकों ने। ये भी क्या होगा, राइट होगा। सबसे पहला अगर आएगा क्वेश्चन सर्वप्रथम तो हिंद यवन, और सबसे अधिक मात्रा में चलाने की बात आएगी तो वह क्या होगा, गुप्त शासक होंगे। और तीसरा में दे रहा है कि शीशे की मुद्रा चलाया था कुषाण शासक ने, तो शीशे की मुद्रा कुषाण शासक नहीं चलाया था, या किसने चलाया था, तो सातवाहनों ने चलाया था। सातवाहन शासकों ने शीशे के सिक्के को चलाया था। और इस तरह से देखे तो तीसरा क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो पहला दूसरा राइट है, पहला दूसरा राइट है, तो बी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट 22 क्वेश्चन में है कि भीमबेटका जो पूर्व ऐतिहासिक काल के सांस्कृतिक विविधता पर प्रकाश डालता है, यह कहाँ अवस्थित है। भीमबेटका एक ऐसा प्लेस है, देखें तो यह पाषाण काल से भी संबंधित है। और यहाँ पर पाषाण काल के लगभग हर स्टेज, जितने भी स्टेज होते हैं, यानी कि आप कह सकते हैं कि पूरा पाषाण काल भी कह सकते हैं, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल भी कह सकते हैं, उन सब में यह भीमबेटका जो है यह पूर्व ऐतिहासिक काल की सांस्कृतिक विविधता पर प्रकाश डालता है। और कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन का डिमांड क्या है, यह कहाँ अवस्थित है, यह कहाँ पाया जाता है। तो भीमबेटका नामक प्लेस है, यहाँ पर ऑप्शन दे रहा है ए में महाराष्ट्र, बी में कह रहा है राजस्थान, सी में है गुजरात और डी में है मध्य प्रदेश। तो भीमबेटका कहाँ पाया गया है, तो मध्य प्रदेश में। और खास करके देखें तो यह भोपाल डिस्ट्रिक्ट यानी कि भोपाल जिला में यह भीमबेटका पाया गया है। डी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट 23 क्वेश्चन, ऋग्वेद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ऋग्वेद से संबंधित असत्य कथन का पता करना है। ए ऑप्शन में है कि यह सबसे प्राचीन वेद है। वेदों में देखें तो ऋग्वेद क्या है, सबसे प्राचीनतम वेद है और यह ऋग्वैदिक काल में लिखा गया है। बी में ऑप्शन कह रहा है, मतलब कि इसमें असत्य कथन को पता करना है, ये तो सत्य है। बी में कह रहा है कि इसमें दूसरा और 10वां मंडल सबसे अंत में जोड़ा गया है, दूसरा और 10वां मंडल। लेकिन यहाँ पर देखें तो ऋग्वेद में 10 मंडल है और 10 मंडल में से 2 से लेकर, कहाँ से लेकर, 2 से लेकर 7 मंडल को यहाँ पर सबसे प्राचीनतम मंडल कहा गया है, इसको प्राचीनतम मंडल कहा गया है। और बाकी जो है यह नवीनतम मंडल है। तो इसका मतलब है 2 से लेकर 7 तक प्राचीनतम मंडल है, तो इसमें दूसरा और 10वां मंडल को अंत में जोड़ा गया है। मतलब यह नया यानी कि सबसे लेटेस्ट मंडल को बता रहा है, तो यह गलत हो जाएगा क्योंकि दूसरा क्या है, प्राचीनतम मंडल है और 2 से लेकर 7 तक क्या है, प्राचीनतम मंडल है और दूसरा यहाँ पर यह नवीनतम नहीं हो जाएगा, यानी कि हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और यही ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, क्योंकि हमको असत्य कथन को पता करना था। यानी कि बी ऑप्शन क्या होगा, राइट ऑप्शन होगा। लेकिन फिर भी और भी फैक्ट देख लेते हैं। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का वर्णन है। सोम का वर्णन है। सोम क्या है, एक पर्वत है
और वहाँ पर एक के जिस तरह के सोम पर्वत है उस पर क्या किया जाता है, यानी कि सोम एक पौधा पाया जाता था वहाँ पर, जिसको हम लोग देखते हैं तो उसका नाम का वर्णन ही आता है कि उसको सोम रस उस पौधा से बनाया जाता था, जो कि मतलब कि एक तरह से देखे तो मद्यपान के रूप में उसको लिया जाता था। 9वें मंडल में देवता सोम का वर्णन है। और 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त में चातुर्वर्ण का उल्लेख है। ये भी क्या होगा, राइट होगा। और दूसरा भी यानी कि डी भी क्या होगा, राइट होगा। लेकिन हमारा बी ऑप्शन क्या होगा, सही नहीं होगा। और यही हमारा जो सही ऑप्शन नहीं है तो हमारा असत्य कथन हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन राइट ऑप्शन। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट ऑप्शन। नेक्स्ट 24 क्वेश्चन। 24 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख सकते हैं। बहुत सारे इसमें क्वेश्चन, इसमें क्या करना है, मैच करना है, मिलान करना है, यानी कि सूची 1 और सूची 2 से। और इसमें देखें तो एक तरफ अभिलेख स्तंभ लेख दिया गया है और दूसरी तरफ संबंधित शासक का नाम दिया गया है। और इसमें देखें तो सब तो नहीं, लेकिन आधा लगभग आपको पता होगा कि वह अभिलेख किस शासक से संबंधित है। जैसे अगर देखें तो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध यहाँ पर है ए, हाथी गुफा अभिलेख। हाथी गुफा अभिलेख किस शासक से प्रसिद्ध है, तो यह दूसरा से, यानी कि 2 नंबर, यानी कि खारवेल से प्रसिद्ध है, यानी कि खारवेल से संबंधित है। यानी कि ए का 2 होगा। अगर ए का 2 है तो यहाँ पर 2 जगह ए का 2 है। ऑप्शन अभी क्लियर नहीं हुआ। फिर है, आप देख सकते हैं कि यहाँ भीतरी स्तंभलेख, भीतरी स्तंभलेख है, यह किससे संबंधित है, आप देख सकते हैं स्कंदगुप्त से संबंधित है, यानी कि डी। यानी कि डी का 1 हो जाएगा स्कंदगुप्त, तो डी का 1 कहाँ पर है, यहाँ, यानी कि बी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। यही राइट हो रहा है, क्योंकि इसका पहला ए ने हमने 2 से मिलान किया और डी जो है यह किससे होगा, 1 से होगा। और यह हमारे ऑप्शन सिर्फ बी में है, और उस तरह से इसको भी मिला सकते हैं। देवपाड़ा अभिलेख, देवपाड़ा अभिलेख यह है देवपाड़ा अभिलेख, यानी कि ये हो जाएगा विजय सेन के द्वारा, यानी कि इसके साथ संबंधित है। और गरुड़ स्तंभलेख बेसनगर का, और ये क्या हो जाएगा, हेलियोडोरस से संबंधित हो जाएगा। और इस तरह से हमारा बी ऑप्शन क्या होगा, राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट 25 क्वेश्चन। यहाँ भी सम्मिलित करना है, मैच करना है, मिलान करना है सूची 1 और सूची 2 से। एक तरफ है शिक्षा और एक तरफ है, मतलब कि एक तरफ हमारा ए में दिया है शिक्षा और इसका यहाँ पर सूची में मिलान करने के लिए करा है शब्दों का शुद्ध उच्चारण। तो यहाँ पर कल्प भी दिया है, व्याकरण भी दिया है, निरुक्त भी दिया है। और इस तरह का देखें तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पर सब, यहाँ पर इसका दूसरी सूची से मिलान भी करना है। कर्मकांडीय विधि है, शब्दों की व्युत्पत्ति शास्त्र है, नामों धातुओं की रचना संबंधी नियम है। और इस तरह से देखें तो क्या होना चाहिए, आप इसको पता कर सकते हैं, यानी कि हमारा ऑप्शन क्या होगा। सबसे पहले देखें तो शिक्षा का संबंध इनमें किससे होगा, शिक्षा का संबंध इनमें किससे होगा। अगर हम इसके ऑप्शन पर चर्चा करें तो पहला है शिक्षा, शब्दों का शुद्ध उच्चारण। शिक्षा क्या है, शब्दों का शुद्ध उच्चारण। तो इसमें क्या होगा, जैसे फिर से देखते हैं, शिक्षा शब्दों का शुद्ध उच्चारण। और यहां पर देखें तो ऑप्शन में हमारा एक क्या होगा, यानी कि बी का 1, यानी कि ए का 1 है, ये राइट है। नेक्स्ट यहाँ पर कह रहा है कि कल्प, कल्प क्या है, कर्मकांडीय विधि। कर्मकांडीय विधि मतलब 2 क्या होगा, यह भी क्या है, एक दूसरे से सम्मिलित है। सी में कह रहा है कि यह सम्मिलित नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर दे रहा है कि व्याकरण, व्याकरण क्या है, नामों धातुओं की रचना संबंधी नियम है, यानी कि सी का क्या हो जाएगा 4 और सी का यहाँ पर 4, यानी कि बी ऑप्शन में जा रहा है। और डी में क्या हो जाएगा, निरुक्त। निरुक्त किससे संबंधित है, तो यह शब्दों की व्युत्पत्ति शास्त्र से संबंधित है। तो ये हमारा ऑप्शन बी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट 26 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से ये कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन असत्य है। पहला है कि मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति सबसे प्राचीन है। बी में है कि महाभारत को जय संहिता, सतसहस्त्री संहिता भी कहा जाता है। और सी में है पुराणों की कुल संख्या 18 है। और डी में कह रहा है कि पुराणों में सर्वाधिक प्राचीन एवं प्रामाणिक विष्णु पुराण है। सर्वाधिक प्राचीन विष्णु पुराण नहीं है। अगर हम सबसे प्राचीन पुराणों की चर्चा करें, प्राचीनतम पुराण हमारा क्या है, यानी कि मत्स्य पुराण है। मत्स्य पुराण है, मत्स्य जिसको हम लोग कहते हैं, यह पुराण सबसे प्राचीनतम है 18 पुराणों में। और इस तरह से देखिए तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। तो हमारा डी ऑप्शन क्या होगा, राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट 27 क्वेश्चन।
बौद्ध साहित्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बौद्ध साहित्य है, प्राचीनतम बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में है, और दूसरा है शुद्ध पिटक में बुद्ध के धार्मिक सिद्धांतों को संवाद के रूप में संकलित किया गया है। तीसरा में है कि जातक कथाएं बुद्ध के पूर्व जन्मों का कथानक वृत्तांत है, यह भी राइट है। यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा, यह तीनों राइट है, और तीनों राइट है तो हमारा डी ऑप्शन क्या होगा, राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट 28 क्वेश्चन, निम्नलिखित साहित्य की शास्त्रीय पुस्तकों में से कौन सी गुप्त काल में लिखी गई थी। गुप्त काल की पुस्तकों की चर्चा यहाँ पर करना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें पहला हमारा ऑप्शन है अमरकोश, पहला, बी में है कामसूत्र, और 3 में है यानी कि मेघदूत, और 4 में है मुद्रा राक्षस। इसमें देखें तो ये सारी पुस्तकें जो है यह गुप्त काल में लिखी गई है, और हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन। डी ऑप्शन राइट ऑप्शन। नेक्स्ट 29 क्वेश्चन, सम्मिलित करना है। यहाँ पर भी सूची एक तरफ लेखक है और सूची 2 में रचनाएं हैं। तो इसमें अगर हम सम्मिलित करने की चर्चा करें तो सबसे पहले देखें तो भारवी दिया है कर्पूर मंजरी, बी में है हर्ष, किरातार्जुन जिनियम, और सी में है कालिदास मालविकाग्निमित्रम, और डी में है राजशेखर। देखिए एक टेक्निक यहाँ पर है कि अगर सारे पुस्तकों का यहाँ पर आप सम्मिलित नहीं कर सकते हैं, उसके राइटर या लेखक को पता नहीं कर सकते हैं, तो आप इसमें से कुछ अगर मान लेते कि 50% भी आपको जानकारी है तो कंफर्म पहले उसको आप मैच करिए। जैसे आप जानते हैं कि हर्ष के द्वारा 3 पुस्तकें लिखी गई थी, जिसमें नागानंद भी उसके पुस्तकों में शामिल है, उसकी रचना हर्ष की नागानंद भी है। बी का क्या है, 4 है, बी का 4। अगर बी में 4 देखें तो यहाँ पर बी में भी है और डी में भी है। दूसरी बात है कि सी, कालिदास की सब रचना आपको पता है, बहुत ही फेमस है कालिदास, और इनकी रचनाएं भी काफ़ी फेमस है। तो कालिदास के द्वारा मालविकाग्निमित्रम लिखा गया है। कालिदास द्वारा 9 पुस्तक की रचना की गई है, जिसमें मालविकाग्निमित्रम भी उन्हीं की पुस्तक है। मतलब सी का 3 हो जाएगा, सी का 3 यहाँ भी है और यहाँ भी है, और बी का क्या था, 4, और बी का 4 यहाँ है, और सी का 3, यानी कि डी ऑप्शन क्या होगा, राइट ऑप्शन होगा। इसका डी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। कैसे, क्योंकि हमारा हर्ष जो आया क्या आया, 4, यानी कि नागानंद, जो कि 1 का 4 यहाँ पर है, यानी कि क्या कर सकते हैं, बी का क्या होगा, 4 होगा, यहाँ पर है। और फिर कालिदास सी में क्या है, 3 है, तो सी में हमारा 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो इस तरह से देखें तो यहाँ भी और यहाँ पर 2, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, यानी कि राइट हो जाएगा। और इस तरह से देखें तो इसमें हमारा दूसरा जो आता है, यानी कि पहला भारवी जो होता है यह किसका होता है, किरातार्जुन नियम होता है, और यह उसके बाद राजशेखर का हो जाएगा कर्पूर मंजरी, और इस तरह से हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट 30 क्वेश्चन, 30 में है कि निम्नलिखित में से किस साहित्यिक ग्रंथ में कश्मीर के शासकों का उल्लेख किया गया है। तो पहला है कि अष्टाध्यायी, दूसरा है हर्षचरित, और तीसरा है राजतरंगिणी, और डी में है पंचतंत्र। तो कश्मीर के शासकों के बारे में कहिए या कश्मीर के इतिहास के बारे में कहिए, तो एक ही पुस्तक है, राजतरंगिणी है, और राजतरंगिणी में ही यहाँ पर देखें तो कश्मीर के शासकों का या वहाँ के इतिहासों की चर्चा है। सी ऑप्शन क्या होगा, राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट 31 क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी कालिदास की साहित्यिक कृति नहीं है। कालिदास की 9 पुस्तकें हैं और यह गुप्त काल से संबंधित है, और खास करके देखें तो यह कालिदास यानी कि गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के क्या थे, यानी कि उसके दरबार में थे, यानी कि नवरत्न में से इनको भी जाना जाता है। और फिर इसमें देखें तो कालिदास की साहित्यिक कृति नहीं है। पहला है मृक्षकटिकम, ये तो शूद्रक की रचना है। मृक्षकटिकम क्या है, शूद्रक की रचना है। तो इस तरह से देखें तो यही उनकी कालिदास की रचना नहीं है, साहित्यिक कृति नहीं है। पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। बाकी यह तीनों जो है यह कालिदास से संबंधित है। पहला मेघदूत, ऋतुम, संहार, विक्रमो, वर्षियम, यह सब क्या है, यानी कि कालिदास से है। नेक्स्ट 32 क्वेश्चन, यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किस शासक के दरबार में आया था। किस शासक के दरबार में आया था। मेगास्थनीज के बारे में कहा जा रहा है यूनानी राजदूत। पहला है बिंदुसार, बी में है हर्षवर्धन, सी में है चंद्रगुप्त मौर्य, और डी में है चंद्रगुप्त द्वितीय। तो मेगास्थनीज यह किसके शासनकाल में आया है, तो सी यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया है।
नेक्स्ट 33 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? हमको असत्य कथन का पता करना है, कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है। अगर इसमें देखें तो सबसे पहले फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया, तो क्या होगा? राइट होगा। चंद्रगुप्त द्वितीय जिसको विक्रमादित्य भी कहा जाता है, उसके शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान ने आया था। दूसरा है कि चीनी यात्री सुंगयुन 6ठी शताब्दी में भारत आया था, बिल्कुल राइट है। खास करके देखें तो यह 512 से 513 ईस्वी तक लगभग 1 साल तक हमारे देश में रहा है और बौद्ध ग्रंथों की यहाँ पर देखें तो इसका संकलन किया है और उसको काफ़ी अध्ययन किया। सी में है कि ह्वेनसांग को तीर्थयात्रियों का राजकुमार के नाम से जाना जाता है, तो ये क्या होगा? बिल्कुल राइट है। और यह हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे। उपरोक्त में से कोई नहीं। हमारा ऑप्शन क्या होगा, यानी कि असत्य कथन कौन सा होगा? तो यहाँ पर देखें तो असत्य कथन हमारा डी हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त में से कोई नहीं। यानी कि उपरोक्त में तीनों में से देखें तो कोई भी ऐसा तीनों में से कोई भी कथन हमारा असत्य नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन है। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि जब चीनी यात्री सुंगयुन 6ठी शताब्दी में भारत आया था, तो वहाँ के चीन के शासक, वहाँ के साम्राज्य जो थे, एक अपने व्यक्ति, वहाँ के एक व्यक्ति यानी कि ऑफिसर को कह सकते हैं या अपने एक तरह के देख सकते हैं राजदूत को कह सकते हैं, एक व्यक्ति का नाम है और उस व्यक्ति का नाम है हिंगसंग। हिंगसंग, इस व्यक्ति का क्या नाम है? हिंगसंग। हिंगसंग को वहाँ के चीन के सम्राट ने सुंगयुन के साथ भारत में भेजा था। ये भी यहाँ पर आए थे बौद्ध ग्रंथों की अध्ययन करने के लिए। यह भी व्यक्ति इस व्यक्ति के साथ आया था, यानी कि यहाँ देखें तो डी ऑप्शन राइट ऑप्शन। नेक्स्ट 34 क्वेश्चन, अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? अलबरूनी तो पहला है मोहम्मद बिन तुगलक, बी में है मोहम्मद गजनवी, सी में है मोहम्मद गौरी और डी में है अलाउद्दीन खिलजी। तो बी ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन होगा। मोहम्मद गजनवी के समय ही अलबरूनी भारत में प्रवेश किया था। नेक्स्ट 35 क्वेश्चन, पुरातात्विक प्रमाणों के अनुसार मानव का उद्भव कहाँ हुआ? पहला है यूरोप, बी में है एशिया, सी में है अफ्रीका और डी में है उत्तरी अमेरिका। तो अफ्रीका जो कंटिनेंट है वहाँ पर ही हम देखते हैं कि मानव का यानी कि उद्भव होता है। वहाँ पर जिस तरह के मानव थे, आदि मानव का उद्भव हम सबसे पहले अफ्रीका के जंगल में ही पाते हैं और इस तरह से, और वहीं से इनकी विकास होती है। और यह सी ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट 36 क्वेश्चन, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? भारत में मानव का साक्ष्य की बात कही जा रही है। पहला है शिवालिक पहाड़ियाँ, बी में है नलमल्ला पहाड़ियाँ और डी में है नर्मदा घाटी और डी में है नीलगिरी पहाड़ियाँ। तो मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य भारत में नर्मदा की घाटी में मिलती है। कहाँ पर? नर्मदा की घाटी में, यानी कि सी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। 37, रावस बुश फुटे थे। रावस बुश फुटे यह एक व्यक्ति का नाम है और यह थे क्या थे, इनका बैकग्राउंड क्या था, इससे संबंधित है। पहला कह रहा है कि भूगर्भ वैज्ञानिक थे, बी में कह रहा है कि पुरातत्वविद थे और सी में कह रहा है कि ए और बी यानी कि दोनों थे, यानी कि भूगर्भ वैज्ञानिक भी थे और पुरातत्वविद भी थे। मतलब सी ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन होगा, यानी कि रॉबर्ट बुश फुटे यह दोनों थे, इसका मतलब सी ऑप्शन राइट ऑप्शन। नेक्स्ट 38 क्वेश्चन, चॉपिंग यानी कि पेबुल जिसको कहते हैं और हैंडेक्स संस्कृति किस काल के उपकरण है? तो पहला कह रहा है कि निम्न पूरा पाषाण काल के, बी में कह रहा है कि मध्य पाषाण काल के, सी में कह रहा है कि उच्च पूरा पाषाण काल के और डी में है मध्य पाषाण काल के। तो यहाँ पर अगर हम कहें तो यह हमारा ए ऑप्शन होगा, यानी कि ए ऑप्शन निम्न पूरा पाषाण काल में ही चॉपिंग जिसको पेबुल कहते हैं और हैंड एक्स संस्कृति का यहाँ पर प्रचलन था और इसमें उपकरण इसमें मिली थी, यानी कि ए ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट 39 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रथम प्रमाण मिला है?
यह प्रमाण मिला है। पशुपालन का प्रथम प्रमाण देखें तो कहाँ है, पहला दे रहा है बोरी, लखनिया, औदरे और डी में है बागौर। बागौर क्या होगा, बागौर राजस्थान का एक प्लेस है और वहीं पर पशुपालन का प्रथम प्रमाण वहां पर मिलता है बागौर में, यानी कि डी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट 40 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए थे। हड्डी के उपकरण की बात की जा रही है, किससे प्राप्त हुए थे। पहला है चौपनी मांडो से, बी में है काकोरिया से और सी में है महदहा से और डी में है सराय नाहर राय से। तो डी ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन राइट होगा, सराय नाहर राय से ही, जो यह हमारा कहाँ पड़ता है, यूपी का एक प्रदेश है और यहीं पर देखें तो हड्डी के उपकरण, यहाँ पर हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं, यानी कि डी ऑप्शन राइट ऑप्शन। नेक्स्ट 41 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा। पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा। उस भीमबेटका गुफा के बारे में कहा जा रहा है जिसकी अगर संस्कृति देखें तो कई कालों की यहाँ पर संस्कृति पाई जाती है, यानी कि पूरा पाषाण काल से लेकर अगर देखें तो नवपाषाण काल तक की यहाँ पर संस्कृति पाई गई है। और उस प्लेस को सबसे पहले देखने का काम कौन व्यक्ति करता है, गुफा को देखने का, और उसके शैलचित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा। तो पहला कह रहा है कि माधव स्वरूप वत्स ने, बी में है एच.डी. संकालिया ने और सी में है बी.एस. वाकंगड़ ने और डी में है बी.एन. मिश्रा ने। तो हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन बी.एस. वाकड़कर ने, यानी कि सी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट 42 क्वेश्चन, एक ही कब्र से 3 कंकाल निकले थे। एक ही कब्र से 3 कंकाल, पहला है सराय नाहर राय से, दूसरा है बी में महदहा से और सी में है दमदमा से और डी में है लंघनाज से। 42 क्वेश्चन, अगर आपको देखा इस क्वेश्चन में देखें तो सबसे पहले यानी कि एक ही कब्र से 3 कंकाल निकले हैं, तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। और दमदमा से, दमदमा कहाँ है, तो हरियाणा में है, यह हरियाणा में यह दमदमा प्लेस है और यहीं से एक ही स्थल से, यानी कि एक ही कब्र से, स्थल नहीं कहेंगे, कब्र से 3 कंकाल मिले। नेक्स्ट 43 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान से मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिले हैं। मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का, तो पहला है बुर्ज होम, बी में है कोल्डेहवा, सी में है चौपनी मांडो और डी में है मंडा। तो ये होगा हमारा ऑप्शन ए, यानी कि बुर्ज होम से कुत्ते को, यानी कि मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का यहाँ पर प्रमाण मिलता है या साक्ष्य मिलता है। ए ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट 44 क्वेश्चन, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए। पहला है लोथल, बी में है मेहरगढ़, सी में है हड़प्पा और डी में है मुंडीगांव। अगर देखें तो ये हमारे हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है और इसमें प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो यह हमारा मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है, यानी कि हड़प्पा के पहले यानी कि नवपाषाण काल के संबंधित यहाँ पर साक्ष्य दिया जा रहा है। मेहरगढ़ से यहाँ पर यानी कि कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। नेक्स्ट 45 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक संस्कृति ने अपने मृदभांड को सर्वप्रथम चित्रित किया। किस एक संस्कृति ने, यहाँ कई संस्कृतियों का नाम दिया गया है। पहला है मध्य पाषाण काल की संस्कृति ने अपने मृदभांड को सर्वप्रथम चित्रित किया, या नवपाषाण काल के, या ताम्रपाषाण काल के, या डी में लौह युग काल के। तो देखें तो यहाँ पर सी क्या हो जाएगा, राइट होगा। ताम्रपाषाण काल के समय की संस्कृतियाँ जो थी वह अपने मृदभांड को सर्वप्रथम क्या करते हैं, सबसे पहले चित्रित करने का काम यही लोग करते हैं। ताम्रपाषाण से संबंधित जो संस्कृति है वही लोग। 45 का यानी कि सी ऑप्शन राइट ऑप्शन। नेक्स्ट 46 क्वेश्चन, नीचे भारत के 4 पुरातात्विक स्थल दिए गए हैं, निम्नलिखित में से कौन उत्तर से दक्षिण तक उनके स्थानों का सही क्रम प्रस्तुत करता है। उनके स्थानों का सही क्रम प्रस्तुत करने वाला यह हमारा स्थल है, यानी कि 4 प्रकार के यहाँ पर स्थल दिए गए हैं, आपको ये पता करना है। और कैसे क्रम यहाँ पर प्रस्तुत करने का, यानी कि यहाँ पर दिया जाए तो यानी कि उत्तर से, कहाँ से,
उत्तर से दक्षिण की तरफ से, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ से। तो सबसे पहले देखें तो हमारा दिया है अतिरमपक्कम, हमारा अतिरमपक्कम, फिर दिया है भीमबेटका, और यहाँ 3 में दिया है पिकली हॉल, और फिर डी में दिया है बुर्ज होम। तो यहाँ अगर अतिरमपक्कम को देखें तो यह कहाँ का होगा, यानी कि तमिलनाडु का, तमिलनाडु से यह प्लेस संबंधित है। बी भीमबेटका, भीमबेटका कहाँ से है, यह एमपी से है, मध्य प्रदेश किसको कहेंगे। फिर पिकली हॉल, पिकली हॉल कहाँ से है, तो यह कर्नाटक से संबंधित है। आप देख सकते हैं इसकी लोकेशन मैप में, इंडिया के मैप में कर्नाटक कहाँ है। फिर बुर्ज होम, बुर्ज होम कहाँ है, यह कश्मीर से संबंधित है, कश्मीर से। और इस तरह से अब आप उत्तर से दक्षिण की तरफ अगर चलते हैं तो सबसे पहला हमारा क्या मिलेगा, कश्मीर मिलेगा, जो कि चौथा ऑप्शन होगा। फिर उसके बाद क्या मिलेगा, एमपी, एमपी का मतलब यहाँ पर दूसरा नंबर आएगा। फिर उसके बाद कर्नाटक यानी कि 3 नंबर, और सबसे लास्ट में तमिलनाडु, यहाँ कन्याकुमारी सबसे हमारा उत्तरी छोर होता है, और ये हो जाएगा 1 नंबर, यानी कि 4 2 3 1, 4 2 3 1, सी ऑप्शन क्या होगा, राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट 47 क्वेश्चन, भारत में पाषाण युग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पाषाण युग से संबंधित विभिन्न युगों को पत्थर के औजारों के प्रकार और शिल्प विज्ञान के आधार पर पहचाना जाता है। और बी में कह रहा है कि विभिन्न युगों के अंदर औजारों के प्रकार और शिल्प विज्ञान में कोई क्षेत्रीय विभिन्नता नहीं होती है। भाई क्षेत्रीय विभिन्नता होती है, इसलिए क्या होगा, गलत होगा। सी में 3 में कह रहा है कि विभिन्न युगों की पाषाण युग संस्कृति संपूर्ण उपमहाद्वीप में एक अमिश्रित, एक रेखीय ढंग के एक समान विकसित हुई थी। एक समान विकसित बिल्कुल नहीं हुई थी। इस तरह से देखें तो हमारा पहला क्या होगा, राइट होगा, और दूसरा और तीसरा क्या है, गलत है। इस तरह से हमारा पहला ऑप्शन राइट है, तो ए ऑप्शन क्या होगा, राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट 48 क्वेश्चन, 48 क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जोरवे संस्कृति के संबंध में सही नहीं है। जोरवे संस्कृति के संबंध में, जोरवे संस्कृति ताम्र पाषाण काल से संबंधित है, और यह देखिए तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं जो उससे संबंधित नहीं होगा, वही हमारा आंसर होगा। पहला कह रहा है कि प्रवर गोदावरी घाटी जोरवे संस्कृति का मूल क्षेत्र थी। बी में कह रहा है कि जोरवे संस्कृति के मुख्य स्थल दहमाबाद, इनाम गांव, जोरवे और नेवासा है। ये 4 नाम दिए गए हैं, दहमाबाद, इनाम गांव, जोरवे और नेवासा। यह जो है किससे संबंधित है, तो जोरवे संस्कृति से संबंधित है। और पहला भी राइट है, दूसरा भी राइट है। सी में कह रहा है कि दहमाबाद में प्रतीकात्मक दफनाए जाने का पुरातात्विक साक्ष्य मिला है। प्रतीकात्मक दफनाए जाने का, तो भी क्या होगा, दहमाबाद से, यानी कि हमारा क्या होगा, राइट होगा। फिर है कि डी में व्यवहारिक रूप से उत्तरी दक्कन में सभी जोरवे बस्तियां की अचानक उजाड़ हो गई, तो ऐसा नहीं था। अगर उजाड़ भी होती है तो धीरे धीरे संस्कृति की उजाड़ होती है, अचानक उजाड़ नहीं हुई। और यह हमारा डी ऑप्शन क्या होगा, गलत होगा। और जो यहाँ गलत है उसी को टिक करना था, जो सुमिलित सही नहीं है, तो डी ऑप्शन क्या होगा, राइट ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन राइट ऑप्शन। नेक्स्ट 49 क्वेश्चन, आहार सभ्यता के बारे में किन कथनों पर विचार, निम्न कथनों पर क्या करना है, विचार करना है। पहला है कि आहारवासी तंबा गलाना जानते थे, पहला क्या होगा, राइट होगा। दूसरा है कि ये लोग चावल से परिचित नहीं थे, चावल से परिचित नहीं थे। अगर 49 क्वेश्चन को अगर हम देखें तो इसमें हमारा ऑप्शन क्या होगा, आप यहाँ देख सकते हैं। आहार सभ्यता से संबंधित क्या ये सारे लोग चावल से परिचित नहीं थे, बिल्कुल ये परिचित थे, यानी कि ये हमारा ऑप्शन यहाँ पर देखिए दूसरा फैक्ट हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पर गलत हो जा रहा है। फिर तीसरा में है कि धातु का कार्य आहारवासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था, एक अर्थव्यवस्था का एक साधन, यानी कि उनको, यानी कि तांबा को गलाने का, उससे ढेर सारी चीज़ें बनाने का, यहाँ पर इनको इस कला को ये लोग डेवलप कर चुके थे। और इस तरह से तीसरा भी क्या होगा, राइट होगा। फिर चौथा कह रहा है कि यहाँ से काले लाल रंग के मृदभांड मिले हैं। कहाँ से काले रंग के लाल काले रंग का, तो आहार सभ्यता से मिला है, जिन पर सामान्यतः सफेद रंग से ज्यामितीय आकृतियां उकेरी गई है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, और ये भी क्या होगा, राइट होगा। इस तरह से देखिए तो दूसरा को छोड़कर
पहला, तीसरा और चौथा राइट है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, यानी कि पहला, तीसरा, चौथा, यानी कि ए ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट 50 क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहला है ऐतिहासिक स्थान, यहाँ पर अगर देखें एक तरफ ऐतिहासिक स्थान है और दूसरा तरफ क्या है, ख्याति का कारण है। अगर इसमें देखें तो पहला कह रहा है कि बुर्जहोम शैलकृत देव मंदिर से संबंधित है। 2 में कह रहा है कि चंद्रकेतुगढ़ क्या है, टेराकोटा कला है, टेराकोटा कला से संबंधित है। और तीसरा में कह रहा है कि गणेश्वर और क्या है, ताम्र कलाकृतियां हैं। और इस तरह से देखें तो बुर्जहोम शैलकृत्य यह क्या होगा, देव मंदिर से संबंधित नहीं है, यहाँ पर किसी भी प्रकार के देव मंदिर उल्लेखित नहीं है, यहाँ हमारा गलत हो जाएगा। इसलिए अगर देखें तो दूसरा क्या होगा, सही होगा, तीसरा भी सही होगा। और इस पर आधारित हमारे ऑप्शन जो होंगे यह राइट होगा, दूसरा तीसरा राइट ऑप्शन होगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। इसी तरह का और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सुनने के लिए, देखने के लिए वीडियो को, हमारे वीडियो को आप लाइक करिए, शेयर करिए जितना हो सके, और बेल आइकन बटन भी दबाइए। थैंक यू।